हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर किया जा रहा है, जिसमें आज का हमारा छठा मेजर टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज कवर करेंगे भारत में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया कि इसके संदर्भ में भारत की जैव विविधता किस तरीके की है, इनके संदर्भ में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो इसकी एक रूपरेखा को जान लेते हैं कि इसकी रूपरेखा किस तरीके से रहती है, कि इसकी जो आज की क्लास है तो इसकी रूपरेखा क्या है, कि इसकी क्लास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपका जो पहला टॉपिक आता है उसमें हम सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, फिर भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रों के बारे में, भारत के जंतु जैव विविधता के बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के बारे में, IUCN एवं WPA के अंतर्गत शामिल जो जीव हैं उनके बारे में, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, प्रवासी पक्षियों का प्रवास, वनस्पति विविधता, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां और प्रजाति विलोपन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख रूपरेखा की प्रमुख बिंदी हैं, जिसके अंतर्गत आज के टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तो एक एक टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय के संदर्भ में देखा जाए तो जैव विविधता जो है वह दक्षिण एशिया में भारत जो है जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत भारत में जैव विविधता सर्वाधिक है। अगर एक मैप के तौर पर देखा जाए तो भारत के नॉर्थ में मतलब कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ नॉर्थ में आपका हिमालय, साउथ में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी और आपका पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। और भारत में विभिन्न स्थलाकृतियों की भिन्नता के कारण पारितंत्रों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के होने का रीजन क्या होता है कि भारत चारों ओर से एक विशाल जैव विविधता क्षेत्र से, मतलब कि ऐसे क्षेत्र से घिरा हुआ है जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। इसके उत्तर में नॉर्थ में देखा जाए तो हिमालय है, इसके साउथ में हिंद महासागर है, ईस्ट में इसका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल, और यहाँ पर आपका साउथ इसका वेस्ट में आता है इसके क्या आता है अरब सागर। तो इस तरीके से भारत चारों तरफ से इन चीज़ों से घिरा हुआ है और इनकी जो जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, जो भी इसकी स्थलाकृति में विभिन्नता पाई जाती है, वह पारितंत्र में अधिकतम बाहुल्यता वाले क्षेत्र को संबोधित करती है। इनकी स्थलाकृतियों और पारितंत्रों में भिन्नता के कारण यह जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र भी होते हैं। यहाँ पर जो देखा जाए तो विश्व में टोटल 17 मेगा डाइवर्सिटी हैं। विश्व में कितनी बायोडाइवर्सिटी है? टोटल 17 मेगा डाइवर्सिटी है, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया। और विश्व के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की दृष्टि से भारत अत्यधिक हॉटस्पॉट या हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो होते हैं उनकी दृष्टि से उनकी में से एक आता है। चलिए तो ये जो 17 जैव विविधता स्थल हैं वह कौन कौन से? 17 जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, फिर उसके बाद कांगो आता है, यहाँ पर फिर मेडागास्कर आता है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका आता है, चीन हुआ, भारत आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, पापुआ न्यू गिनी आता है, इसके बाद फिलीपींस आता है, फिर ब्राज़ील आता है, मैक्सिको आता है, मैक्सिको के बाद पेरू आता है, USA आता है और वेनेजुएला आता है और मलेशिया आता है। तो इस तरीके से भारत के ये 17 मेजर जगह हैं जहाँ पर इसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के तौर पे जाने जाते हैं। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट मतलब जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत भी इसमें शामिल है और यह टोटल 17 हॉटस्पॉट ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें मेगा डाइवर्सिटी वाले देश भी कहा जाता है। अब आता है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रों के बारे में। भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रों को देखा जाए तो इसे निम्न तरीके से मुख्यतः 3 तरीकों में वर्गीकृत किया गया। पहला जो क्षेत्र आता है उसे भारत का प्रमुख हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होते हैं, फिर दूसरा जो आता है समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं और तीसरा आता है कि भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। एक जैव विविधता वाला जैसे भारत देखा जाए तो अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है।
जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय दशाओं में अधिक भिन्नता होने के कारण जीव जंतु और वनस्पतियों में भी अधिक विभिन्नता को देखा जाता है। और यह विभिन्नता जो होती है वह कहीं अधिक होती है तो कहीं कम होती है, और जीव जंतुओं की स्थानिक प्रजातियों के अनुसार कहीं पर यह अधिक पाई जाती है तो कहीं इनकी विशिष्टता के अंतर्गत कहीं पर कम पाई जाती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत में ये जैव विविधता का स्तर इस तरीके से रहता है। तो ये 3 प्रमुख तरीके की जैव विविधता हैं, जिसमें चलिए एक एक करके सभी जैव विविधताओं को समझते हैं। पहला आता है कि भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र के बारे में, कि भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके संदर्भ में जानते हैं। कि भारत जो है वह विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है, उसे हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जैव विविधता की दृष्टि से ये अत्यधिक समृद्ध होते हैं। हॉटस्पॉट शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग नॉर्मन मेयर्स के द्वारा 1988 में किया गया था। और विश्व के इन जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 4 क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा आता है हिमालयी क्षेत्र, तीसरा होता है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, और चौथा आता है सुंडालैंड द्वीप क्षेत्र, या जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके के भारत में ये कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। कि भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में वैश्विक जैव विविधता का जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भारत के राजनीतिक भूभाग के अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, जो हिमालय क्षेत्र, सुंडालैंड हॉटस्पॉट को सम्मिलित किया गया, जहां पर संरक्षित क्षेत्रों में इन हॉटस्पॉट के क्षेत्र कम शामिल हैं, और जिनमें जैव विविधता सम्मेलन जो 2010 में हुआ था, जो आईटी सम्मेलन था, उसमें इसके कुछ लक्ष्य को निर्धारित किया गया था, जो कि उनके निर्धारित करने के हिसाब से कम है। जलवायु परिवर्तन एवं मानव द्वारा जो बाधाएं बढ़ती हैं वह वनों के विनाश और प्रजातियों के विलोप का मुख्य कारण होती हैं। और वैश्विक मानव जनसंख्या आंकड़ों के विश्लेषण को देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक मानव जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि और भी जो अन्य जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भारत के पश्चिमी घाट में सर्वाधिक देखने को मिलता है। हिमालयी क्षेत्र में जो है तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर वैश्विक दर से अधिक होती है, तो यहाँ हिमालयी हॉटस्पॉट में बहुत ही स्थानिक प्रजातियों के विलोपन का कारण बनता है। और यह जो स्थलाकृतियों के अवरोधों के कारण प्रजातियों का ध्रुवों की ओर प्रवास संभव नहीं होता है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट क्षेत्र अधिकतर वनस्पति आच्छादित क्षेत्र में उच्च स्तरीय वन विखंडन को दर्शाते हैं। और ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहाँ पर आई सुनामी के कारण अंडमान निकोबार वन क्षेत्र, जो कि इंडो बर्मा सुंडालैंड के जो हॉटस्पॉट हैं वह उनमें काफ़ी नष्ट हो गए, और आक्रामक प्रजातियों के अतिक्रमण, जंगलों में आग लगने, सूखे आदि के कारण इन हॉटस्पॉट की वनस्पतियाँ अत्यधिक प्रभावित हो रही हैं। तो इस तरीके के हॉटस्पॉट हैं, और इन हॉटस्पॉट के संदर्भ में ये प्रमुख क्षेत्र आते हैं। तो भारत के कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा हिमालयन क्षेत्र, तीसरा आता है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, और चौथा आता है सुंडालैंड। तो इस तरीके से ये भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा समुद्री जैव विविधता के बारे में। समुद्री जैव विविधता जो है एक तरीके से देखा जाए तो भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वह 7516.6 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ पर समुद्री जैव विविधता में जैसे कि विभिन्न तरीके के मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर्यावरणीय जैव विकास की अनुकूल स्थिति के कारण जीवों की प्रजातियों में भी प्रचुरता पाई जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो विश्व में कोरल प्रजातियों की जो अनेक प्रजातियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके के समुद्री जैव विविधता होती है। समुद्री जैव विविधता में देखा जाए तो मोलस्का या घोंगा, क्रिटेशियस, पॉलीकीट्स और प्रवाल प्रजातियों की प्रचुरता होती है, और जहाँ पर मैंग्रोव और समुद्री घास की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये समुद्री जैव विविधता होती है। अब आता है हमारी तीसरी जैव विविधता, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र की विविधता या ज्योग्राफिकल रीजन इन इंडिया, कि वे क्षेत्र जहाँ जंतु एवं पौधों की प्रजातियों के लक्षण एवं वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों की विशिष्टता होती है।
ये जो अन्य क्षेत्र होते हैं वह बदलते भौगोलिक क्षेत्र, अक्षांशों की प्रवणता में बदलाव, आवास की पर्यावरणीय दशाओं में भिन्नता के कारण प्रजातियों एवं उनके पारितंत्रों में भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरीके की ये भिन्नता देखने को मिलती है जो क्षेत्र की जलवायु के सापेक्ष परिवर्तनशीलता के साथ ही प्रजातियों एवं उनके आवासों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता के कारण वनस्पति और जंतुओं की जो विविधता पाई जाती है वह एक तरीके से 10 भौगोलिक क्षेत्रों में को विभाजित करती है, जिसके अंतर्गत एक 10 भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं आपके कौन कौन से क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ट्रांस हिमालय या काराकोरम लद्दाख क्षेत्र और तिब्बत का पठार होता है। तो ये जो आपका क्षेत्र होता है ये आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पर काराकोरम और लद्दाख का क्षेत्र होता है। फिर दूसरा आता है हिमालय। हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये आपका हिमालय का जो क्षेत्र आता है वह उत्तर पश्चिम और केंद्रीय तथा पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर आता है तीसरा इसमें मरुस्थल। मरुस्थल के अंतर्गत जो होता है जिसमें थार का मरुस्थल और कच्छ का रण इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है अर्धशुष्क नहीं पश्चिमी घाट आता है। तो पश्चिमी घाट जो होता है वह यहाँ पर है आपका पश्चिमी घाट, जो मालाबार मैदान और पश्चिमी घाट इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार जो होता है। दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार में ये आपका दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार, पूर्वी उच्च भूमि, केंद्रीय पठार क्षेत्र, दक्षिण दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है अर्धशुष्क, जो कि एक तरीके से ये क्षेत्र होता है जहाँ पर पंजाब का मैदान, गुजरात का मैदान और ये वाला क्षेत्र आता है। गंगा तटीय मैदानी क्षेत्र, जो कि गंगा का मैदान क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पाया जाता है, जहाँ पर गंगा का उच्च एवं निम्न मैदानी क्षेत्र होता है। फिर आता है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो होता है पूर्वी एवं पश्चिमी तट होता है और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर ये लक्षद्वीप जो है वह पूर्वी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत मतलब कि तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व का क्षेत्र, उत्तर पूर्व के क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वहाँ पर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र की घाटी, उत्तर पूर्व की घाटियाँ यहाँ पर आती हैं और द्वीप समूह के अंतर्गत ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो इस तरीके से ये भारत की विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये भारत का वर्तमान मैप है और इसको एक जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। तो इसके अंतर्गत आप राज्यों को भी देख सकते हैं कि इसमें कौन से राज्य इसके अंतर्गत सुमेलित करते हैं, क्योंकि ये जो दिया गया है वह क्षेत्र के हिसाब से दिया गया। ये इस तरीके से आपके 10 टोटल क्षेत्र हैं। ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, अर्धशुष्क क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्वीप समूह आता है। तो इस तरीके से 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जैव विविधता को इस तरीके से विभाजित किया गया। अब आता है चलो एक एक करके इन भौगोलिक क्षेत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वह यह जो क्षेत्र है वह अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है और एक शुष्क क्षेत्र भी है। यहाँ पर केवल जो अल्पाइन वनस्पतियाँ ही पाई जाती हैं और ये क्षेत्र का जो अधिकांश भाग है वहाँ पर हिमखंड पाए जाते हैं। फिर आता है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र जो होता है वह पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है तथा जो कि विषुवत रेखा के निकट होने के कारण होती है और वहाँ पर वनस्पति की सघनता भी पाई जाती है। और जबकि पश्चिमी हिमालय में वनस्पति की सघनता कम होती है और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी के कारण वनस्पति की अनेक पेटियों का विकास होता है और ऊंचाई में वृद्धि के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक यह पाई जाती हैं और जैव विविधता की दृष्टि से इन सभी वनस्पतियों की पेटी में भी भिन्नता देखने को मिलती है। अब आता है तीसरा मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल जो होते हैं वह इस क्षेत्र में सबसे अधिक कीटों की प्रजातियां होती हैं, जिनमें सरीसृपों, पक्षियों की कई स्थानिक या एंडेमिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये प्रजातियां होती हैं जैसे ब्लैक बक और भी कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें नील गाय और जंगली गधे जो होते हैं वह इसके विशेष जंतु के तौर पर आते हैं, जो कि भारतीय हिमालय मरुस्थल के अंतर्गत है। अर्धशुष्क क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि अर्धशुष्क क्षेत्र जो होते हैं जिसमें पंजाब का मैदान और इसमें गुजरात का मैदानी क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र जो होता है वह एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है
इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति गिर क्षेत्र में शेर होते हैं और यहाँ पर पत्थरों के आवास क्षेत्रों की बहुलता पाई जाती है। फिर आता है दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, जो कि केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार, पूर्वी उच्च भूमि, केंद्रीय पठारी क्षेत्र, दक्षिणी दक्कन का पठार क्षेत्र होता है। यहाँ पर इसकी जो दक्कन की प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति को देखा जाए तो इसके नॉर्थ में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में या पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र जिस तरीके से देखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ इसके नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है, सतपुड़ा पर्वत से, उत्तर में या पूर्व में पूर्वी घाट से और पश्चिम में पश्चिमी घाट से यह घिरा हुआ है। तो ये दक्कन की प्रायद्वीपीय पठार की अवस्थिति है। यह क्षेत्र जो है, यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ होती हैं और यह नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ होती हैं वह अरब सागर में गिरती हैं। तो इस तरीके से नदियों का जल निकास अरब सागर में होता है और ये एस्चुरी का निर्माण भी करती हैं। और इसकी जो नदियाँ होती हैं, जो कि महानदी और गोदावरी जो नदियाँ होती हैं, वह यहाँ से पूर्वी घाट में गिरती हैं। तो इस तरीके से नदियों का मुहाना इस तरीके से डिसाइडेड होता है। अब आता है गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वह गंगा एवं उच्च गंगा, निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उर्वरता क्षेत्रों में से एक आता है, जहाँ भाबर, तराई, बांगर और खादर के रूप में इसकी उर्वरकता के आधार पर मृदा को वर्गीकृत किया गया। यहाँ पर जीव जंतुओं, वनस्पतियों और फसल की प्रजातियों की प्रचुरता होती है और ये उर्वरकता एवं कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब आते हैं तटीय क्षेत्र, जो कि पूर्वी व पश्चिमी तटीय क्षेत्र होता है। यह जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों की अधिकता होती है और जंतु प्रजातियों में डॉल्फिन और घड़ियाल और ड्यूगोंग आदि प्रजाति इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और इसके पूर्वी तट पर जो आता है बंगाल की खाड़ी से सटे सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व की अधिक प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। फिर आता है उत्तर पूर्व क्षेत्र, जो कि जैव विविधता में अधिक प्रचुरता का क्षेत्र होता है। यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर वनस्पति से दृष्टि से देखा जाए तो यह अत्यधिक समृद्ध है और यहाँ सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन, वनम, पर्णपाती, मानसूनी वन, घास के मैदान, दलदल पाए जाते हैं और यहाँ पर बांस, जैक फ्रूट और टूना, चेस्टनट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अवस्थिति को संदर्भित करता है। अब आता है भारत के द्वीपीय द्वीप समूह में। एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में यह क्षेत्र 572 द्वीपों का समूह है और यह द्वीप अंडमान के द्वीप के उत्तर तथा निकोबार द्वीप के दक्षिण तक विस्तृत है, जहाँ पर 10 डिग्री चैनल द्वारा इसे विभाजित किया गया है। यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है, जहाँ पर कुछ विशेष खास जातियाँ पाई जाती हैं। डॉल्फिन, जैक फ्रूट, कोकोनट, मोलस्कर आदि प्रकार की यहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ये आपके 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनके आधार पर आपने विस्तृत तौर पर जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में जंतु विविधता के बारे में या फौना डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में, कि जंतु विविधता से आशय क्या होता है, कि जंतु विविधता आखिर होती क्या है। जंतु विविधता जो है वह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियों की विविधता से होता है, जहाँ पर जंतुओं में पर्यावरणीय दशाएं तथा पारितंत्र की विविधता के कारण शारीरिक आकार, बनावट, आवास क्षेत्र में, खाद्य श्रृंखला आदि में अंतर दिखाई देता है। और भारत के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ज़्यादातर जंतु प्रजातियों की बहुलता देखने को मिलती है और इस क्षेत्र में अत्यधिक विशिष्ट प्रजातियां भी पाई जाती हैं और इनके जो आवासों की संकटापन्न की जो स्थिति पैदा हो रही है उसके भी कारण हैं, जैसे कि मानव द्वारा आवासों का ह्रास होना, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, और जंतुओं की कई प्रजातियां इससे संकट की स्थिति में भी आ गई हैं और विलुप्त भी हो रही हैं और कुछ प्रजातियां जो हैं संवेदनशील और कुछ संकटग्रस्त के अंतर्गत आती हैं। अब आता है कि विश्व में पाए जाने वाले जो समस्त जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहले आते हैं कशेरुकी जंतु, जिसे वर्टेब्रेटेड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और दूसरे आते हैं अकशेरुकी जंतु, जिसे तो इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। चलिए तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से जंतु किस तरीके के होते हैं।
जो बर्टेड जंतु होते हैं जो कि कशेरुकी जंतु होते हैं, इनके अंतर्गत देखा जाए तो ये जंतु जो होते हैं वह प्राणी की वह प्रजातियां होती हैं जहाँ पर रीढ़धारी जंतु होते हैं, मतलब कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वह कशेरुकी जंतु होते हैं। रीढ़ की हड्डी जंतु में देखा जाए तो पृथ्वी पर इनकी संख्या कम है और ये पारितंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। और रीढ़धारी जंतु शारीरिक रूप से ज़्यादा विकसित तो बड़े होते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, मानव, घोड़े, भैंस आदि जंतु आते हैं। और मानव ने पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है और यह रीढ़धारी जंतुओं के विभिन्न आवास क्षेत्रों और समुदायों में विभिन्नता के आधार पर इसे विभिन्न तरीके से अधिक विविधता देखने को मिलती है। अब आता है कि कशेरुकी जो जंतु हैं उनमें प्रजातियों की विविधता को देखा जाए तो इसमें आती हैं आपके कौन कौन सी आती है, मछलियाँ आती हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, स्तनधारी और पक्षी इसके अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं। और इसके अंतर्गत जो आकशेरुकी आती हैं उसको भी निम्न तरीके से विभाजित किया गया है, जिसमें ऑर्थोपोड, एनालिड्स, मोलस्का और नेमाटोड्स। ऑर्थोपोड्स के अंतर्गत आता है मेरोपोड्स, क्रिटेशियस, जिसमें मेरोपोड्स में सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आता है। क्रिटेशियंस में आपका क्रैब और लॉबस्टर आता है। एरेक्निड्स में आपका स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन आता है। और इंसेक्ट में आपका चींटी और कीट पतंगे इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके के आकशेरुकी जंतु हो गए जिनके अंतर्गत ये प्रमुख पाए जाते हैं और एकशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें इस तरीके की ये स्थिति देखने को मिलती है। तो ये एक तरीके से प्रक्रिया देखने को मिलती है जो कशेरुकी और आकशेरुकी जंतुओं की अवस्थिति को संदर्भित करती है। अब आता है कि एक एक करके थोड़ा सा जो कुछ जंतु हैं उनके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें जो स्तनधारियों में आती है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो होती है वह इस तरीके से गंगा नदी क्षेत्र में पाई जाती है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पर जो क्षेत्र होता है वहाँ पर प्रजातियों की भिन्न एवं विशेष होती हैं और जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसे घोषित किया गया है। तो ये डॉल्फिन है जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। फिर इसके बाद आता है आपका मार्सुपियल्स जो है वह विश्व में पाई जाने वाली जंतुओं की एक प्रजाति होती है जो कि अविकसित शिशुओं के जन्म के बाद अपने पेट के पास बने थैलानुमा स्थलाकृतियों में इनको रखती है। और कुछ अंडे देने वाले स्तनधारी भी होते हैं जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनल एट प्लेटिपस इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें जो मछलियाँ किस तरीके से होती हैं। मछलियाँ जो हैं एक तरीके से देखा जाए तो यह सल्कों वाली जलचर जीव होती हैं जो कम से कम एक जोड़े पंख से युक्त होती हैं। और यहाँ पर यह मीठे जल में भी पाई जाती है और एक खारे जल में भी पाई जाती है। और यह फेफड़ों के बजाय एक विकसित गिल्स में पानी के अंदर सांस लेती हैं और यह सल्क एवं पंख इनमें पाए जाते हैं। फिर आते हैं इसके बाद आपके उभयचर। उभयचर जो होते हैं वह जंतु एवं मत्स्य एवं सरीसृप, मत्स्य और सरीसृप के बीच की एक प्रजाति होती है और ये स्थल और जल दोनों में रहते हैं और इनके शरीर पर बाल, नाखून और पंख नहीं पाए जाते हैं। और इनकी त्वचा जो है वह अधिक ग्रंथिमय होने के कारण अत्यधिक चिकनी होती है। तो ये उभयचर है। फिर आते हैं सरीसृप। सरीसृप जो होते हैं वह पृथ्वी पर रेंगकर चलने वाले जीवों को सरीसृप कहा जाता है। सरीसृप जो होते हैं इनके शरीर पर बाल या पंख के बजाय सल्क होते हैं और ये असमतापी जंतु होते हैं और यह आंतरिक निषेचन करते हैं और यहाँ पर इसे अंडे देने वाली प्रजाति भी कहा जाता है, जिनके 4 पैर होते हैं और पैर विहीन होते हैं तथा त्वचा खुरदरी होती है, जैसे कि समुद्री कछुआ हुआ, फन या कोबरा हुआ, घड़ियाल हुआ, खोल कछुआ हुआ, मगरमच्छ हुआ। तो ये इस तरीके के जो हैं वह सरीसृप की श्रेणी में आते। फिर आता है चौथे नंबर पर स्तनधारी। स्तनधारी को देखा जाए तो स्तनधारी जो होते हैं वह अंतः उष्णकटिबंधीय समतापी होते हैं। स्तनधारियों की मेमोरी ग्लैंड अधिक विकसित होती है और ये प्रजनन के बाद अपने शिशु को दूध पिला सकते हैं। और स्तनधारी की जीभ की अवधि जो होती है वह लंबी होती है और तथा ये इनके फेफड़े अधिक विकसित होते हैं, लेकिन लंबे जीवन काल में श्वसन के लिए अत्यधिक सहायक होती है। जैसे समुद्री गाय, समुद्री शैं, ये पेंगोलिन, व्हेल इत्यादि सभी स्तनधारियों की श्रेणी में आते हैं। और मानव जो है वह एक सर्वाहारी स्तनधारी की श्रेणी में आता है।
तो इस तरीके से होता है। और फिर आते हैं पक्षी। पक्षी जो होते हैं वह एक तरीके से इनके पंख विकसित होते हैं, वह उड़ सकते हैं और ये समतापी होते हैं, अंडे देते हैं और इनका जो आकार है वह 2 से 8 फीट होता है और इनके 2 पैर होते हैं और बाहरी कान की बजाय इनमें कर्णछिद्र होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कशेरुकी जंतुओं के बारे में है। फिर आता है अकशेरुकी जंतु, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले किसको देखते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के बारे में। ऑर्थ्रोपोडा जो आते हैं वह एक तरीके से पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाते हैं और इनकी 2/3 जनसंख्या भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। जिनकी 2/3 जो जनसंख्या होती है वह पाई जाती है। और ये इसमें कीट भी प्रजाति शामिल हैं, जिसमें कीटों की प्रजाति में सर्वाधिक आती हैं तिलचिट्टा, मक्खी, मच्छर, झींगा, केकड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं आपके एनेलिड के बारे में। एनेलिड जो है, एनेलिड एक तरीके से देखा जाए तो यह 2 टुकड़ों में विभाजित होते हैं। तो ये किस किस टुकड़े में विभाजित होते हैं? पहला तो ये कि इनमें जंतुओं के आंतरिक अंग पूर्णतः विकसित होते हैं और इनका शरीर बहुत ही नाजुक होता है और रिंग के आकार में यह रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि कोंच, जोंक, केंचुआ जो होते हैं वह एनालिड के अंतर्गत आते हैं। तो ये जोंक और केंचुआ इसमें आते हैं। फिर आता है इसके बाद आपका मोलस्का। मोलस्का जो एक तरीके से होता है वह आपके इसमें पाया जाता है, वह बहुत मुलायम और लचीला होता है। इनकी बाहरी आवरण कठोर होती है और यह बाहरी खतरों से बचाता है। और मोलस्का 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ज़मीन पर रहते हैं और दूसरा जल में। इसमें घोंघा स्थल पर, जबकि जो जल में रहने वाले ऑक्टोपस आते हैं। तो घोंघा जो है वह स्थलीय मोलस्क के अंतर्गत आते हैं और जो जलीय मोलस्का के अंतर्गत ऑक्टोपस आते हैं। इनके जो फेफड़े जो होते हैं वह विकसित होते हैं, तो इसके अंतर्गत है। अब आता है तीसरा नेमोट्स के बारे में, नेमोटोड्स के बारे में। यह जो समूह होता है वह जीवों के शरीर इनका लंबा और सकरा होता है। इनका शरीर लचीला तथा धागे की तरह होता है और इनके ऊपर की त्वचा जो एपिडर्मिस कहलाती है वह असामान्य होती है और भूमि पर रहने तथा अन्य आक्रामक प्रजातियों की इनकी रक्षा करती है। इनमें गोल कृमि, फीता कृमि और पिन कृमि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके की ये प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट आता है रेड डाटा बुक के बारे में, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। रेड डाटा बुक जो है वह आईयूसीएन ने वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, क्या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आईयूसीएन का फुल नाम क्या है? आईयूसीएन का फुल नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आता है। आईयूसीएन जो है एक तरीके से यह वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों से प्रजातियों और उपप्रजातियों की उनकी वैश्विक स्तर पर चुनी गई जनसंख्या के संरक्षण की स्थिति, प्रजातियों की विलुप्त होने का खतरे को उजागर करती है और उनके संरक्षण को बढ़ावा देती है। आईयूसीएन जो है वह एक तरीके से रेड डाटा बुक का भी प्रकाशन करती है और यह एक स्थिति को देखा जाए तो पादपों, कदपों, जंतुओं तथा आईयूसीएन की रेड लिस्ट में मूल्यांकन एवं अंकन किया जाता है। ये पादप, कवक तथा जंतु के आनुवांशिक विविधता के धारक तथा पारितंत्र को क्रियाशील बनाए रखने के कारक इसके अंतर्गत आते हैं। आईयूसीएन को वर्गीकरण देखा जाए तो आईयूसीएन का वर्गीकरण लाल सूची में उनकी प्रजाति के आधार पर कुल 9 श्रेणियों में किया गया। इनके आकलन की स्थिति को देखा जाए तो यह प्रजातियों की संख्या में गिरावट, भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर इनका एक आकलन देखने को मिलता है। चलिए तो जानते हैं इसकी 9 प्रमुख प्रजातियों के बारे में, मतलब कि जो आईयूसीएन द्वारा 9 तरीके से जिस तरीके से इसमें विभाजित किया गया है उनके बारे में इस स्थिति को जानते हैं। इसमें सबसे पहली जो स्थिति आती है वह विलुप्ति के अंतर्गत आती है। विलुप्ति के अंतर्गत जो आती है कि विलुप्त होना, जिसे एक्सटिंक्ट कहा जाता है या जिसे EX से संबोधित किया जाता है।
क्योंकि जब भी किसी प्रजाति को संबोधित किया जाता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ही संबोधित करते हैं कि EX हुआ, CR हुआ, EW हुआ, EN, VU, NT, LC। तो इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से संदर्भित करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम उस प्रजाति के साथ नहीं लिखते। तो इसी में समझ में आ जाता है कि ये कौन सी प्रजाति है। तो आपको ये समझना है कि इसमें आपको इसके साथ में शॉर्ट फॉर्म भी इसको ध्यान में रखना है। विलुप्त के बारे में देखा जाए तो जैसे एक्सटेंट या EX कहा जाता है, या जो प्रजाति है इसमें कोई भी सदस्य जीवित नहीं रहता है। यह विश्व के सभी आवासों एवं उनकी संख्या में यह बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, और यह आश्वस्त रूप से जानकारी हो गई है कि यह प्रजाति जो है पूरी तरह से गायब हो गई है, तो इसे विलुप्त श्रेणी में रख दिया जाता है। इनकी उपस्थिति मतलब इनकी जो कोई श्रेणी नहीं मिलने के कारण इन्हें विलुप्त श्रेणी में रखा जाता है। फिर दूसरी आती है वन से विलुप्त होना, जैसे कि एक्सटेंट इन द वाइल्ड बारे में या EW के बारे में। जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियाँ उनके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हों और कई प्रजातियाँ उनके प्राकृतिक आवास से अलग चिड़ियाघरों या अन्य कृत्रिम आवासों में रखा गया हो। मतलब कि जो उनकी जैसे कि जंगलों एवं वनों में जो पाई जाने वाली प्रजाति है वो वहाँ से तो नष्ट हो गई हो, लेकिन उनको जैसे चिड़ियाघरों में कोई कृत्रिम आभास बना देता है तो वहाँ पर उन प्रजातियों को रखा गया हो, तो इस तरीके की प्रजातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आती है घोर संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या CR के रूप में से संदर्भित करते हैं। जब प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ रहता है तो वह गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखे जाते हैं। इसमें किसी प्रजाति को गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है जो 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या में 90% से अधिक कमी को दर्ज करती है। इसमें प्रजातियों की संख्या कम से कम 250 और 3 वर्षों में 25 वर्षों तक कमी की जा सकती है। फिर आती है इसमें नेक्स्ट संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड या EN के बारे में। ऐसी प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, मतलब कि इनके वनों से जो विलुप्त होने का खतरा इनके अंतर्गत बना हुआ है। फिर आती है सुवेद्य या वल्नरेबल जाति, जो कि एक तरीके से यह प्रजाति होती है जहाँ पर यह वनों की संकटग्रस्त होने की संभावना देखी जाती है। फिर आती है निकट संकट, जिसे नियर थ्रेटेंट कहा जाता है या NT के रूप में संदर्भित करते हैं। यह प्रजाति भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना होती है। संकट मुक्त प्रजाति एवं यह लीस्ट कंसर्न प्रजाति होती है जहाँ पर प्रजाति को बहुत कम खतरा होता है और ये प्रजातियाँ बहुत अधिक संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं और इस क्षेत्रों की प्रजाति को भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा नहीं रहता है। फिर आता है आंकड़ों का प्रवाह, जो कि डाटा डिफिशियंट के आधार पर होता है। प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उनके संरक्षण की स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण जातियों के विलोपन का खतरा आकलित नहीं किया जाता है और यहाँ पर प्रजाति के विस्तृत क्षेत्र में उनकी पर्याप्त संख्या में आकलन नहीं होता है। अनाकलित व नॉन एवेल्यूटेड के अंतर्गत जहाँ पर प्रजाति की स्थिति संरक्षण की स्थिति IUCN के संरक्षण मापदंड पर आकलित नहीं की जाती है, तो इस तरीके से यह 9वें नंबर का वर्गीकरण आता है। तो इस तरीके से प्रजातियों का वर्गीकरण एक रेड डाटा बुक के अंतर्गत किया गया है, जो कि IUCN के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियाँ, क्योंकि जब किसी जीव के बारे में पढ़ते हैं तो वह ज़्यादातर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियों में इनका सुमेलित होता है या साइट्स की अनुसूची में सम्मिलित होती है या फिर IUCN की रेड लिस्ट में सूचित प्रजातियाँ आती हैं, जिसमें आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियाँ। ये जो अनुसूचियाँ हैं इनमें 6 तरीके की अनुसूचियाँ सूचीबद्ध होती हैं, जो कि उनके संरक्षण की विभिन्न स्थितियों की जानकारी इनसे मिलती है। और इसमें अनुसूची 1 से 4 के अंतर्गत जानवरों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को प्रतिबंधित भी किया गया। अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत देखा जाए तो ये जानवरों को पूर्णतः संरक्षण और भारी अर्थदंड देती है। और यह अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जानवरों में शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, गैंडा, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न और नारकोडम हॉर्नबिल आता है। अनुसूची 2 में सूचीबद्ध जानवरों में रीसस बंदर, किंग कोबरा, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन भूरा भालू इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है दूसरा अनुसूची 3 और अनुसूची 4।
जिसमें अनुसूची 3 और 4 में जानवर भी संरक्षित रहते हैं और परंतु इनका जो अर्थदंड होता है वह अनुसूची 1 और 2 के अनुपात में कम देखने को मिलता है। जैसे नीलगिरी, गोरल, भौंकने वाला हिरण, ये जो होती है वह अनुसूची 3 में आती है और मासूस या गिद्ध जो होती है वह अनुसूची 4 में आती है। फिर आता है अनुसूची 5, जिसमें जानवर परोपजीवी होती है। यह जानवर परोपजीवी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनका शिकार किया जाता है। जैसे चूहे, छछूंदर, फ्रूट बैट्स इत्यादि ये जो होते हैं अनुसूची 5 में आते हैं। फिर आती है अनुसूची 6वीं, जो कि पौधों एवं उनकी प्रजातियों का व्यापार करना और उनका संग्रहण करना और उनकी खेती करना इनको प्रतिबंधित करता है, जिसमें रेड बंडा, ब्लू बंडा पौधा और पत्ते सुराही जैसे होते हैं और आर्किड आदि पौधे इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके की अनुसूची 6 के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर ये अनुसूचियों के संदर्भ में देखा, तो अब अनुसूचियों के संदर्भ में कौन कौन से जीव आते हैं और किस तरीके से इनको एक दूसरे से संबोधित किया जाता है या किस श्रेणी में आए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं या इनको क्या खतरा होता है, इनके बारे में जानते हैं। अब आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है वह CR श्रेणी में आता है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, जो कि एक गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी है। यहाँ पर यह इनका स्थान राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी पाकिस्तान में है और इनका शिकार इनका प्रतिबंधित है तथा यह पक्षी उड़ने वाली भारी पक्षियों में से एक है और यह शुतुरमुर्ग की भांति दिखती है। फिर आता है साइबेरियन क्रेन, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत श्रेणी 1 में आती है। यह आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाले किसमें राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। यहाँ पर आर्कटिक रूस और पश्चिमी साइबेरिया का निवास स्थान होता है और इसे असाधारण राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। और इनका मुख्य कारण इनकी गंभीर संकटग्रस्त में आने का कि यह दलदली क्षेत्रों की समाप्ति होना और प्रदूषण एवं कीटनाशकों का कारण भी इनके संकट की स्थिति में बना हुआ है। फिर आता है पिग्मी हॉक, जो कि CR श्रेणी 1 के अंतर्गत आती है। इनकी अवस्थिति को देखा जाए तो यह जो है वह उत्तर दक्षिण बंगाल तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे विश्व का सबसे जंगली सूअर भी कहा जाता है और यह घास भूमि में रहते हैं। यह घास फल के अलावा कीड़े मकोड़े और केंचुए भी खाते हैं। फिर आता है 4 नंबर का मालाबार सीवेट, जो कि CR श्रेणी 1 में रखा गया है। यह श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए तो यह भारत के पश्चिमी घाट, खासतौर से कर्नाटक के कुर्ग जिले से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। ये रात्रिचर होते हैं और यहाँ पर पक्षी, सांप, मेढक, फल, अंडे आदि इसके अंतर्गत ये इनको खाते हैं। फिर आता है हॉक्सबिल कछुआ के बारे में, जो कि CR श्रेणी 1 के अंतर्गत आता है। यह जो कछुआ है वहाँ पर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय द्वीप से पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक शोषित प्रजातियों में से एक होती है और इनके परिपक्व होने में कुल 20 से 25 वर्ष लगते हैं। इनके खोल का व्यापार जो है वह मांस प्राप्ति के लिए शिकार, जल में तैलीय प्रदूषण के कारण आवास प्रभावित एवं विलुप्तीकरण होता है। फिर आता है उत्तरी नदी टेरेपिन। उत्तरी नदी टेरेपिन जो होती है वह CR श्रेणी 1 में आती है। यह इसमें भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में आती है। इसे केंचुए की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति होती है। फिर आती है घड़ियाल, जिसे इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी की 1 में रखा गया है। यह जो है चंबल अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यह सोन, गंडक, हुगली, घाघरा नदियों में भी यह पाई जाती है और यह साफ नदियों में रहना पसंद करती हैं। फिर आता है चाइनीज़ पेंगुलिन, जो कि CR श्रेणी 1 में आती है। यह बांग्लादेश में तो शायद विलुप्त हो गई है, लेकिन यह नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत के हिमालय के दक्षिणी में सुदूर दक्षिण में पाई जाती है और इसमें भारत में चाइनीज एवं भारतीय पेंगुलिन भी पाए जाते हैं। इनकी जो खाल होती है वह मोटी पूँछ होती है। मोटी पूँछ और कठोर खाल से इनको ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। और 16 फरवरी को इस विश्व पेंगुलिन दिवस भी मनाया जाता है। फिर आता है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है एक तरीके से देखा जाए तो यह पश्चिमी घाट, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। यह इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आती है, इस श्रेणी 1 में आती है और यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है।
और इसकी यह तहर की कई उपप्रजातियाँ भी देखने को मिलती है, जिसमें हिमालयन तहर, अरब तहर और नीलगिरी तहर इसके अंतर्गत आती है। अब आता है संगाई या थाईमिन ब्रटलैंड ब्राउ एंडलर्ट डियर के बारे में। यह इंडेंजर्ड श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसमें यह पश्चिमी असम के साथ यह दक्षिण पूर्व एशिया मणिपुर में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया मणिपुर में पाई जाती है, जिसे मणिपुर का यह राजकीय पशु भी यह होता है। फिर आता है लाल पांडा, जो कि इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। यह सिक्किम, असम, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और यह इसके साथ साथ म्यांमार, चीन और नेपाल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। इनका जो अधिकांश भोजन होता है वह भोजन बांस के वृक्षों से प्राप्त करते हैं। फिर आता है बाघ, जो कि इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। वह एशिया में इसकी अवस्थिति को देखा जाए तो यह दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। यह अवैध शिकार तथा मानव वन्यजीव संरक्षण के कारण इन प्रजातियों पर संकट की स्थिति बनी हुई है। अब आता है भारतीय भैंसा के बारे में। भारतीय भैंसा को देखा जाए, जिसे इंडियन बफेलो या वाइल्ड वाटर बफेलो के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह जो बफेलो यह होती है, इसे इंडेंजर्ड श्रेणी फर्स्ट में रखा गया है। यह दक्षिण नेपाल, दक्षिण भूटान, पश्चिमी थाईलैंड, उत्तर म्यांमार, भारत में पाई जाती है। भारत में जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में यह पाए जाते हैं। यह अवैध शिकार और आर्द्रभूमियों में कमी के कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। फिर आता है ग्रीन टर्टल, जिसे EN श्रेणी फर्स्ट में रखा गया है। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जल क्षेत्र होता है। यह भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर तथा पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ग्रीन टर्टल समुद्र के किनारे अंडे देते हैं और यह पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। फिर आता है अंडमान जंगली शुअर के बारे में। अंडमान जंगली शुअर जो है वह लीस्ट कंसर्न यानी कि संकट बहुत ही कम श्रेणी की फर्स्ट श्रेणी में आता है। अंडमान के पश्चात संख्या की दृष्टि में यह कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यह पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत में पाए जाते हैं। तो ये अंडमान जंगली शुअर होते हैं जो सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में नहीं पाए जाते हैं। यह अपनी दो प्रजातियों की अपेक्षा जो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत में रहती हैं, इनकी संख्या कम देखने को मिलती है। फिर आता है चिंकारा, जिसे इंडियन गैजल कहा जाता है, जो कि लीस्ट कंसर्न में आती है। यह ईरान, पाकिस्तान, भारत के शुष्क मैदान, मरुस्थल, सूखी झाड़ियों वाले प्रदेशों में पाई जाती है। यह सबसे छोटा एशियाई मृग होता है जो बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकता है। फिर आता है हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है। यह जो होता है वह वल्नरेबल श्रेणी में आता है। यह देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इसके साथ पामीर, काराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय रेंज में पाया जाता है, जो कि हिमाचल का एक राजकीय पशु भी है। इसके अंतर्गत आता है, यह राजकीय पशु है और यह इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन, शिकार तथा मानव समुदायों में संघर्ष इनकी संख्या में तेजी से कमी ला रहे हैं। इसे हिम तेंदुआ दिवस जो है वह 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आता है ड्यूगोंग प्रजाति, जो कि समुद्री गाय है। यह जो होती है वह वल्नरेबल श्रेणी की फर्स्ट में आती है। वह कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पाई जाती है। यह समुद्री घास खाने वाले स्तनधारी जानवर होते हैं और जहाँ इनके अधिवास में कमी के कारण इनकी संख्या में कमी का मुख्य कारण रहा है। फिर आता है चीता के बारे में। चीता जो है वह वल्नरेबल श्रेणी की श्रेणी फर्स्ट में आता है। यह भारत में प्राकृतिक रूप से चीता विलुप्त नहीं, मतलब कि प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता है, ये विलुप्त हो चुका है। लेकिन यह अफ्रीका और ईरान के कुछ भाग में अभी भी ये पाए जाते हैं और भारत में चीतों का आगमन भी वहाँ से किया गया है और वहाँ पर उनकी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए कुछ संरक्षण योजनाएं भी चलाई गई हैं। यह जो होते हैं वह विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु होता है। यह मांसाहारी पशु है जो छोटे पशुओं को खाता है। फिर नेक्स्ट आता है हिमालयन बटेर, जो कि CR के अंतर्गत आती है। ये कुछ IUCN के अंतर्गत शामिल जीव है, जिसमें CR के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि यह हिमालयन बटेर है पश्चिमी हिमालय की लंबी घास एवं झाड़ियों के उत्तराखंड क्षेत्रों में आती है।
नामदफा या उड़ने वाली गिलहरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में यह पाई जाती है और वृक्षों पर रहना यह पसंद करती है और यह रात्रिचर होती है। फिर आती है गंगा सार्क। गंगा सार्क जो होती है वह गंदे जल में रहती है। यह जो होती है भारत की गंगा नदी तंत्र तो बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है और इसके अतिरिक्त यह बांग्लादेश और म्यांमार में भी देखने में मिलती है और इनका मुख्य भोजन मछली ही हुआ करती है। फिर नेक्स्ट आता है खराई ऊँट जो कि केवल गुजरात में पाया जाता है, वह इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। गंगा नदी डॉल्फिन जो कि आयुषीएन की इंडेंजर्ड श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत आती है, जिसे भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत यह देखने को मिलती है, जिसमें असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल राज्य पाए जाते हैं, जहाँ पर गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा नदियों में इनका अधिवास देखने को मिलता है। फिर आता है पेंगुलिन जो कि आयुषीएन की इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। इससे यूपीएससी में 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। दक्षिण एशिया, पाकिस्तान तथा पश्चिमी भाग तमिलनाडु तथा केरल में ये पाई जाती हैं। यह मांस दवाइयों के प्रयोग तथा बनाने तथा जत्ती बनाने के लिए इनका शिकार किया जाता है। अब आता है ऑलिव रिडले टर्टल मतलब कछुए जो कि आयुषीएन की वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। यह हिंद महासागर क्षेत्र और साथ ही प्रशांत महासागर के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर भारत, अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि क्षेत्र होते हैं। इसे उड़ीसा के गाहरमाथा तथा अन्य तटीय क्षेत्रों में कछुआ के घोंसले और अंडे सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख प्रजातियां हैं और भी अन्य प्रजातियां हैं जिनको आप भी देख सकते हैं और ये भी सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट आता है संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं वह 4 तरीके से आती हैं। पहली तो आती है स्तनधारी, दूसरी आती है कुछ अन्य संकटग्रस्त स्तनधारी, तीसरी आती है संवेदनशील स्थलीय जल स्तनधारी और चौथी आती है स्थलीय जलीय स्तनधारी। स्तनधारी जो होती हैं उसमें पहले नंबर पर आता है जंगली गधा जो कि पश्चिमी भारत, दक्षिणी पाकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी ईरान क्षेत्र में पाया जाता है और ये भारत के केवल पश्चिमी क्षेत्र के लिटिल कच्छ एवं भारतीय वाइल्ड एस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। दूसरी आती है कुछ अन्य संकटग्रस्त स्तनधारी जो कि एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हिमालय में पाए जाने वाला भेड़िया और हिमालयन भूरी, लाल रंग का भूरा, इस नीलगिरी लंगूर इस तरीके के इसमें देखे जाते हैं। संवेदनशील स्थलीय जनजाति जो स्तनधारी है जिसमें नीलगिरी मार्टिन, संगमरमर रंग की बिल्ली, संगमरमर के रंग की ताकिन आती है और इसमें जो सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन नहीं इसमें आती है एशियाई काला भालू इसके अंतर्गत आता है। संवेदनशील जलीय स्तनधारी जिसमें स्वच्छ नदी एवं नदियों में रहने वाली डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन इसके अंतर्गत पाई जाती है। अब आता है पक्षियों के प्रवास के बारे में। पक्षियों के प्रवास में देखा जाए तो बर्ड माइग्रेशन जो है वह मौसम में प्रतिकूल एवं परिवर्तन दशाओं के कारण पक्षी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। कुछ पक्षियों की यह प्रवृत्ति होती है कि प्रतिकूल स्थिति में भी अपना स्थान बदलकर अनुकूल स्थिति में आने पर क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं और स्थिति ठीक होने पर मूल स्थान पर लौट आते हैं। ये हजारों किलोमीटर दूर तक प्रवास कर जाते हैं और कुछ पक्षी जो होते हैं वह ग्रीष्म ऋतु में, कुछ शीत ऋतु में प्रवास करते हैं। तो इस तरीके से आता है। इसके उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें साइबेरिया क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, यूरेशियन टील, पीली बॉकटेन, सफेद बॉकटेल और चित्तीदार सैंडपाइनर यूरेशियन कबूतर आते हैं और इनके प्रवास का कारण होता है कि प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण, भोजन तथा पानी में कमी के कारण उनकी पूर्ति के लिए आवास में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आती है वनस्पति विविधता के बारे में। वनस्पति विविधता जो है विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय भिन्नता के कारण वनस्पति विविधता पाई जाती है। वनस्पति विविधता जो है वह विविधता की दृष्टि से भारत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भारत शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में शामिल है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि भारत में पौधों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें कुछ संवहनीय या वेस्कुलर पौधे आते हैं या प्लांट आते हैं, दूसरे असंवहनीय या नॉन वेस्कुलर प्लांट आते हैं। संवहनीय पौधों के अंतर्गत आते हैं बीज वाले पौधे और बीज रहित पौधे।
बीज वाले पौधे आते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म में मोनोकोट्स और डाइकोट्स आते हैं। मोनोकोट्स जो होते हैं वह घास, लिली, ताड़ के वृक्ष, ट्यूलिप, टेको, डिल्फ, ऑर्किड आते हैं। और डाइकोट्स के अंतर्गत फूल, वनस्पति और पर्णपाती वृक्ष आते हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में चीड़ के वृक्ष और फर के वृक्ष होते हैं। बीज रहित में आते हैं आपके टेरिडोफाइट के साथ साथ फर्न, क्लबकाई इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर आता है असमनीय पौधे, जहाँ पर नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिसमें काई के साथ ही लीवर बर्ड्स आदि आती हैं, जो कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। आयुषीयन के अनुसार भारत में कुछ अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि 45,000 से प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों में आती है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होती है वह वो पौधा होता है जहाँ पर बीज फूलों तथा फलों के अंदर बंद होते हैं। और ये पौधे प्रजातियों में सबसे अधिक विकसित प्रजातियाँ होती हैं और जिनमें फूल विकसित रूप से खिलते हैं। और यह एक तरीके से इसमें ऑर्किड, डेजी और बीनस आदि इस पौधे को इसी वर्ग में आते हैं। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वह ग्रीक शब्द जिम्नो से बना हुआ होता है, जिसका शाब्दार्थिक अर्थ जो होता है वह नग्न बीज होता है। और ये पौधों की प्रजातियां होती हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। फिर आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वह पादप प्रजातियों के तने, पत्तियां और जड़ें पूरी तरह से विकसित और अलग होते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट, जो कि पादपों के तनों, पत्तियां तो अलग होती हैं परंतु इनमें जड़ अनुपस्थित होती है और इनके बीज या फूल भी नहीं होते हैं, जैसे कि काई, लीवर बर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है शैवाल। शैवाल जो होती है हरे रंग के वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें जड़, पत्तियाँ, तने अलग नहीं होती हैं। और शैवाल जो होते हैं वह दलदली भाग एवं जल में विकसित होते हैं। यह स्वच्छ जल में न पाए जाने वाले शैवाल हरे रंग के तथा जबकि समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल जो होते हैं वह लाल और भूरे रंग के होते हैं। और ये स्वपोषी होते हैं परंतु अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं। तो यह शैवाल के बारे में है। अब आता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है वह एक तरीके से देखा जाए तो यह निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का समूह होता है। ये विभिन्न आधारों जैसे कि वृक्ष की पत्तियों, छालों, प्राचीन दीवारों, चट्टानों, शिलाओं पर उगते हैं। इन पौधों का वानस्पतिक शरीर पर थैलस होता है जो पूर्णतः जड़, पत्ती और शाखा रहित होते हैं। इस तरीके से होता है। फिर आता है कवक। कवक जो होते हैं प्रायः मृत जैविक पदार्थों के ऊपर पाए जाते हैं, जहाँ पर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। और इनके साथ ही यह जो होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और यह तनों, पत्तियों की जड़ों में विभाजित नहीं होते हैं, जिसमें आपके मशरूम और मोलट्स जो होते हैं वह कवक प्रजाति में आते हैं। फिर आता है बैक्टीरिया, जहाँ की मोनेरा जगत के अंतर्गत आती है। बैक्टीरिया एक परजीवी प्रजाति होती है जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और यह एक तरीके से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में खासकर दवाओं के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के संदर्भ में आता है। अब आता है प्रजाति विलोपन के बारे में कि प्रजातियों की विलुप्तता या स्पीसीज एक्सटेंशन के बारे में कि ये क्या होता है। प्रजातियों के विलोपन से अभिप्राय जो होता है कि वह होता है कि विश्व में प्रजातियों की विलुप्ति होना या पूरी तरह से समाप्त होना है। प्रजाति विलोपन जो होती है वह एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है जहाँ पर समय अंतराल में कई नई प्रजातियाँ पैदा होती हैं और इनका कई का अपना अस्तित्व भी खो देती हैं। और यह इनकी प्रजाति पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण अदृश्य हो जाती हैं। जो सक्षम है उनका स्थान भी ले लेती हैं और यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से होती है और यह प्रकार की करोड़ों वर्षों से होने वाली ये होती है तथा यह विलोपन एक समूह विलोपन के तौर पर भी देखा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रजातीय विलोपन होता है जहाँ पर प्रजाति जो होती है वह विलुप्त हो जाती है या फिर मिलती नहीं है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो ये प्रजाति विलोपन की कुछ शब्दावली है, इसके संदर्भ में जाना। इसके अंतर्गत ये टॉपिक फिनिश होता है जिसमें हमने इसके पूरे मेजर जो टॉपिक हैं इन सब के बारे में समझा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन आता है कि एशियाई शेर सिर्फ प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। दूसरा आता है कि 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा आता है कि 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है।
तो इसमें आपका पहला कथन सत्य है, केवल एक है, तो ऑप्शन एक होगा कि एशियाई सिर फिर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों में पहचान कीजिए। इसमें वन्य जीव, प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में दिया गया। नीले मीन पक्ष वाली महसीर कावेरी नदी, इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी, मोर चाव रस्टी चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। तो इसके अंतर्गत बताना है कि एक दूसरे से किस तरीके से सुमेलित है। तो इसमें पहला और तीसरा जो है वह एक दूसरे से सुमेलित है, दूसरा इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो उसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। तो वो घड़ियाल जो है वह आपके चंबल में पाई जाती है, चंबल नदी में, तो चंबल नदी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की संभावना कहाँ है। तो प्राकृतिक आवास में पाई जाने की संभावना सर्वाधिक आपके पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किन में सहपूछ बानर या मैकॉक अपनी प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा के साथ ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रजाति और उसमें उसके स्थानिक क्षेत्र को दिया गया। प्रजाति जो है इसमें चिंकारा, फ्लाइंग गिलहरी, टूना चेस्टनट और एशियाटिक शेर को बताया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रजाति सही सुमेलित करती है। चिंकारा जो है वह एक भारतीय मरुस्थल में पाई जाती है। फ्लाइंग गिलहरी पश्चिमी घाट में, टूना चेस्टनट उत्तर पूर्व क्षेत्र में, एशियाटिक शेर गिर क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तारा कछुआ, दूसरा मॉनिटर छिपकली, तीसरा वामन सुअर, चौथा स्पाइडर बानर। इनमें से बताना है कि भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो भारत में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं वह आता है ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2, 3 होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधे के उदाहरण होते हैं। मांसाहारी पौधों के उदाहरण में आपका सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, घटपर्णी पादप या पिचर प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं, जो ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में पहला आता है आयुषीएन द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर किया जाता है। दूसरा आता है कि आयुषीएन की लाल सूची में प्रजातियों की स्थिति के अनुसार कुल 8 श्रेणियों में रखा जाता है। तीसरा आता है कि रेड डाटा बुक में केवल जंतु प्रजातियां ही सम्मिलित होती हैं। तो इसके अंतर्गत आपको असत्य कथन बताना है। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है वह आपका सत्य है, और इसका जो फोर्थ था कि इसका स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, तो ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा इसमें कथन असत्य है, और इसमें पहला और चौथा जो है वह इसके अंतर्गत सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में पाई जाने वाली स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा आता है कि यह भारत के पूर्वी समुद्र तट पर साथ साथ पाया जाता है। तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। पहला, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना, तीसरा वनस्पति की मृत्यु। जिसमें आता है आपको इसका उत्तर देना है। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पहला और तीसरा इसके अंतर्गत सही होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन अत्यधिक संकटापन्न किस्मों में आती है। ऑप्शन ए गोल्डन ओरियोल, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी इंडियन फैंटेल फिजिशियन, ऑप्शन डी इंडियन सनबर्ड। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आता है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है। नेक्स्ट आता है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह अंडमान एवं निकोबार के लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र में पश्चिमी छाटों में सुरु और टेपीर पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होता है, जिसमें आपका केवल एक ही सही होता है, तो ऑप्शन ए आपका आएगा। तो यहाँ पर यह आपके प्रश्न जो हैं वह फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।